सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो रिकन्सिलेशन बेसिकली क्या होता है, हमने अपनी कॉस्ट शीट बनानी सीखी थी जो मैंने आपको सिखाई है। अगर किसी को कॉस्ट शीट बनानी नहीं आती तो वो मेरी पुरानी वीडियोस को रीच आउट कर सकता है। और उसके बाद हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा था अपने 12th क्लास में, 11th क्लास में और हमारे सेम 1 में भी। तो हमको क्या करना है, अब हमें दो प्रॉफिट्स पता लगते हैं। एक तो हमें प्रॉफिट पता लगता है कॉस्ट शीट से, और एक प्रॉफिट हमको पता लगता है हमारे जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उससे। तो जो हमारे दोनों ही अकाउंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स को डिस्क्लोज़ करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारे जो फाइनेंशियल बुक्स होती हैं उनमें जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो अलग आ रहा है, और हमारी जो कॉस्ट की बुक्स हैं उनमें हमारा प्रॉफिट होता है जो अलग आ रहा है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, रिकनसाइल करते हैं प्रॉफिट्स को, मतलब प्रॉफिट्स को मैच करते हैं कि क्या प्रॉफिट में कमी है, किसको हमने छोड़ दिया, कौन से बुक्स में छोड़ दिया, तो हम उन सबको रिकनसाइल करते हैं। तो रिकनसाइलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या होता है कि हमने टैली करने होते हैं प्रॉफिट्स जो डिस्क्लोज किए होते हैं टू सेट ऑफ बुक्स में, विच इज़ फाइनेंशियल बुक्स एंड कॉस्ट बुक्स, एंड ऑल फाइंडिंग द रीजंस बिहाइंड डिसएग्रीमेंट ऑफ द टू प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको टैली करने होते हैं प्रॉफिट जो हमें डिस्क्लोज किए गए हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में और कॉस्ट अकाउंट में, और हमें रीजंस को पता करना पड़ता है कि क्या रीजंस हैं जिसके कारण जो दो प्रॉफिट हैं वो मैच नहीं हो रही। तो चलो रीजंस की बात करते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिससे हमें पता लगता है कि कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में क्यों प्रॉफिट्स जो है वो डिसएग्री कर रहे हैं, वो मैच नहीं हो रहे। सो देखो, सबसे पहला होता है कि एक्सपेंसेस शोन इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स बट नॉट इन द कॉस्ट अकाउंट्स। कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो शो करती हूँ बट नॉट, पर उनको मैं नहीं करती शो अपनी कॉस्ट शीट में, कॉस्ट अकाउंट्स में, अपनी कॉस्ट शीट में, स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट शीट में मैं उनको शो ही नहीं करती। कॉस्ट अकाउंट्स, तो चलो देखते हैं ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। अभी जैसे कि मैंने इंटरेस्ट में मेरे को पड़ रहा है, जो मैंने बैंक से लोन लिया था उस पर मेरे को क्या पड़ रहा है, इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो वो मैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस शो करती हूँ, डेबिट करती हूँ, बट उसको मैं अपने कॉस्ट अकाउंट में शो ही नहीं करती क्योंकि ये मेरा सीधा प्रोडक्शन से रिलेटेड ही नहीं है, मेरी कॉस्ट से इतना रिलेटेड ही नहीं है, तो मैं शो नहीं करती। इसके कारण मेरा जो प्रॉफिट है वो मैच नहीं करता, क्योंकि वो मेरे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उससे तो मैंने इसको माइनस कर रखा है, पर अपनी कॉस्ट शीट में से तो मैंने इसको माइनस कर ही नहीं रखा। उसके बाद जो मैं डिबेंचर्स को इंटरेस्ट दे रही हूँ उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो एक्सपेंस शो करती हूँ पर कॉस्ट शीट में करती नहीं हूँ। उसके बाद फाइन्स या फिर कोई पेनल्टीज़ पड़ रही है उसको मैं कॉस्ट शीट में थोड़ी शो करती हूँ कि भाई मेरे को प्रोडक्शन के दौरान इतना फ़ाइन पड़ा, पेनल्टी पड़ी, नहीं शो करती, पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं शो करती हूँ। मैंने कोई कैश डिस्काउंट दिया अपनी सेल पे, वो मैं इधर शो कर रही हूँ एज एन एक्सपेंस, वहाँ पे शो नहीं कर रही कॉस्ट शीट में। उसके बाद पेमेंट ऑफ द डैमेजेस, अगर मेरे से कोई डैमेज हो गया थेफ्ट से या फिर लॉस बाय फायर, मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करूँगी, और कॉस्ट शीट में तो मैं शो करती नहीं हूँ। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको पता ही है। डोनेशन हो गई, चैरिटीज़ हो जाती हैं। उसके बाद जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे कि गुडविल वगैरह होगी, उसको मैं क्या करती हूँ, उसको मैं शो करती हूँ अपने जो पेटेंट्स राइट ऑफ होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट इसको मैं शो नहीं करती अपनी जो मेरी कॉस्ट शीट होती है। उसके बाद जो मेरा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हो गया, मैं डिबेंचर्स पे डिस्काउंट दे रही हूँ, मैं कुछ भी शेयर्स को इशू कर रही हूँ, लॉस पे कर रही हूँ या डिस्काउंट पे कर रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, ये सारे एक्सपेंसेस को मैं P&L अकाउंट में डालती हूँ, बट मैं कहाँ पे नहीं डालती, अपनी कॉस्ट शीट में नहीं डालती। उसके बाद मेरे पास क्या आता है, कुछ लॉसेस भी ऐसे होते हैं जिनको मैं शो करती हूँ फाइनेंशियल अकाउंट में, बट उनको मैं शो नहीं करती अपने कॉस्ट अकाउंट्स में। कॉस्ट शीट में मैं उनको शो नहीं करती कुछ लॉसेस को, पर मैं क्या करती हूँ, फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो करती हूँ। जैसे अगर मेरा लॉस हो रहा है ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई मेरा लॉस हो रहा है तो मैं उसको अपने क्या करती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करती हूँ, पर कॉस्ट शीट में शो नहीं करूँगी। कॉस्ट शीट में तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू शो करती हूँ और डेप्रिसिएशन डाल देती हूँ बस फिक्स्ड एसेट्स पे। उसके बाद जो मेरे पास सेल ऑन द इन्वेस्टमेंट्स पे जो मेरे पास लॉस होता है वो भी मैं नहीं शो करती कॉस्ट शीट्स में। उसके बाद लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, ये सब जो होते हैं, या फिर अर्थक्वेक, जो भी आपका आ जाता है, अब नॉर्मल लॉसेज होते हैं, इनको मैं क्या करती हूँ, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करती हूँ पर कॉस्ट शीट में शो नहीं करती। उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसी भी होती हैं, इनकम्स हो जाती हैं
जो कि मैं अपनी फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो कर रही हूँ पर कॉस्ट अकाउंट में शो नहीं कर रही। जैसे कि मेरे पास प्रॉफिट हुआ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पे, इन्वेस्टमेंट्स पे मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है, रेंट रिसीव कर रही हूँ मैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट्स पे, डिविडेंड रिसीव कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट्स पे ऑन द शेयर्स। उसके बाद ट्रांसफ़र फ़ी रिसीव्ड की मैंने, डिस्काउंट फ़ी रिसीव किया। तो ये कुछ इनकम्स होती हैं जो शो करती हूँ मैं अपनी फाइनेंशियल अकाउंट्स में, बट मैं इनको शो नहीं करती इन द कॉस्ट अकाउंट्स। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है, आइटम्स इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अकाउंट बट नॉट इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स। उसके बाद कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कॉस्ट अकाउंट्स में इंक्लूड होती हैं, पर अब चलो कहते हैं आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स बट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। ऐसी कौन कौन सी आइटम्स हैं जो मैं कॉस्ट अकाउंट में शो कर रही हूँ पर फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो नहीं करती। जैसे कि नोशनल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। नोशनल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल क्या होती हैं कि जो मैंने अभी कैपिटल को एम्प्लॉय किया उसका मेरे को खर्चा पड़ रहा है, मेरे को पता है कि मेरे को क्या खर्चा पड़ेगा, बट मैंने उसको अभी एक्चुअली पे नहीं किया। इंटरेस्ट है जो मैंने कैपिटल एम्प्लॉय कर रही हूँ, मतलब जो मैंने अपना कोई एसेट एम्प्लॉय किया, कोई मशीन को मैंने लगाया, वहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, तो मेरे को पता है कि उसका कितना खर्चा मेरे को पड़ेगा। मैंने उसको अगर लोन पे लिया, मेरे को पता है उसका कितना इंटरेस्ट मेरे को पड़ेगा, बट मैंने अभी एक्चुअली पे नहीं किया। तो ऐसे खर्चे क्या हैं, मेरी कॉस्ट शीट में तो ये होते हैं बट मैं इनको फाइनेंशियल अकाउंट में शो नहीं कर। उसके बाद देखो नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद मेरी कुछ नोशनल डेप्रिसिएशन होती है कैपिटल, नोशनल डेप्रिसिएशन हो जाती है मेरी। अब नोशनल डेप्रिसिएशन क्या होती है, मेरी कोई एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिसिएशन पहले चलो ये लिखते हैं। नोशनल डेप्रिसिएशन क्या होती है, मेरा कोई एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है पर वो अभी पूरी तरह से डेप्रिशिएट नहीं हुआ, या वो पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो गया पर वो अभी भी यूज़ में है। नोशनल डेप्रिसिएशन क्या होती है कि मेरा कोई एसेट है जो पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो गया, जिसकी अब कोई भी वैल्यू नहीं रही, ना वो मार्केट में बिकेगा, बट मैं उसको अभी भी यूज़ कर रही हूँ अपनी फैक्ट्री में, अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में मैं उसको अभी भी यूज़ करती हूँ। तो वो क्या होती है, मेरी नोशनल डेप्रिसिएशन होती है, जिसको मैं कॉस्ट शीट में तो डाल देती हूँ पर अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो खर्चा है उसको शो नहीं करती। उसके बाद क्या होता है, नोशनल रेंट और सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग यूज्ड इन द बिजनेस। अभी नोशनल रेंट क्या हो गया कि मैंने कोई बिजनेस है, मेरी बिल्डिंग थी, मैंने उसी जगह पे बिजनेस खोल लिया, खाली पड़ी थी, वो मेरी बिजनेस है, मैं कौन सा किसी को रेंट दे रही हूँ। तो ये क्या होता है, नोशनल रेंट जो मैं डालती हूँ कॉस्ट शीट में, पर मैं फाइनेंशियल अकाउंट में इन एक्सपेंसेस को, इन आइटम्स को बिल्कुल भी शो नहीं करती कि मैंने रेंट कौन सा दिया है। तो है ना, मैं अपनी कॉस्ट शीट में शो कर लेती हूँ कि हाँ भाई मेरा खर्चा है, हालांकि ज़मीन मेरी खुद की थी, फिर भी मैं अपनी कॉस्ट शीट में शो करती हूँ कि मैंने रेंट दिया है। पर जो ये चीज़ है, मेरे को पता है मेरी बिल्डिंग अपनी थी, इनको मैं क्या करती हूँ अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में डालती ही नहीं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो ही नहीं करती। सो ये क्या होता है, नोशनल रेंट, जिसको हम बोल देते हैं सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग। उसके बाद क्या होती है, नोशनल सैलरी, नोशनल सैलरीज ऑफ द प्रोप्राइटर। ये क्या होती है, अभी जिसका बिजनेस है, जिस बंदे का बिजनेस है, उसको खुद का ही, जिसकी फैक्ट्री है उसको, उसका तो सारा ही पैसा है, हम उसको सैलरी दे रहे हैं, जो उसका प्रॉफिट वगैरह हो रहा है वो भी उसका ही है। तो हम क्या करते हैं, जो सैलरी होती है ना, नोशनल सैलरी ऑफ द प्रोप्राइटर की मान के चलते हैं कि अगर हम कोई बंदा रखते काम करने के लिए, उसको कितनी सैलरी देते हैं सब मैनेज करने के लिए, तो वो जो सैलरी है वो मैं कॉस्ट शीट में शो कर देती हूँ। पर मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में मान के क्या चलती हूँ, प्रोप्राइटर है भाई, एंटरप्रेन्योर है, इसको प्रॉफिट होएगा सीधा, इसको मैं सैलरी क्यों दूंगी, तो वो मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या करती हूँ, शो ही नहीं करती। तो ये जो हमारे इन रीजंस की वजह से, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो प्रॉफिट है ना वो मैच ही नहीं करते कॉस्ट की बुक्स में और हमारी जो फाइनेंशियल बुक्स होती हैं उसमें। चलो ये देखो, ये आपका बेसिक थ्योरी क्वेश्चन, जो मेन थ्योरी क्वेश्चन है वो आपका यही बनता है कि ऐसे क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण हमारे प्रॉफिट्स हैं जो मैच नहीं करते। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना और रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाना। अब जब देखो हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से बात करते हैं, हम कोई रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, हमें क्वेश्चन में गिवन होएगा रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। देखो ऐसे बनती है, यहाँ पे आप अमाउंट लिखते हो, अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप अलग से वो इसका कॉलम भी बना सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज़ आती हैं कैलकुलेट करने के लिए वो लिखते हो। अब रिकन्सिलेशन जब आप स्टेटमेंट बनाते हो तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपको एक चीज़ का प्रॉफिट, तो दोनों चीज़ का
जो आपको प्रॉफिट गिवन अंडर द कॉस्ट शीट भी दिया होता है और आपको प्रॉफिट गिवन अंडर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी दिया होता है। तो ये आपकी विश है कि आपने किसको पहले लेना है। अगर आप लिख लो प्रॉफिट एज शोन इन कॉस्ट अकाउंट्स, तो आप अगर ये आप पहले लिख रहे हो तो फिर आपको पहुंचना किस पे है, प्रॉफिट शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट। तो फिर आप क्या करोगे, जिस पे आपको पहुंचना है आप उसकी बात मानोगे, जिस बंदे तक आपको पहुंचना है आप उसकी बात मानोगे। अगर आपको प्रॉफिट शोन इन आप कॉस्ट अकाउंट्स पहले लिख रहे हो तो आपको फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो आप उस बंदे की बात मानोगे जिसके पास आपने जाना है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में माइनस होती हैं पर हमारे कॉस्ट अकाउंट में माइनस नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स में माइनस होती हैं उनको हम कॉस्ट अकाउंट में से भी माइनस कर देंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस होती हैं, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ें यहाँ पे प्लस हो रही हैं तो वह हम वहाँ पे भी प्लस कर देंगे, देख के कि कितना कम है और कितना ज़्यादा है। और अगर आप लिख रहे हो कि प्रॉफिट शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स आप पहले लिख रहे हो तो फिर आप क्या करोगे, आपको पहुंचना कहाँ तक है, प्रॉफिट शोन इन कॉस्ट अकाउंट पे। तो फिर आप कॉस्ट अकाउंट वाले बंदे की बात मानोगे, जो कॉस्ट अकाउंट में प्लस है वो आप इसमें प्लस कर दोगे, जो कॉस्ट अकाउंट में माइनस है वो आप इसमें माइनस कर दोगे। मतलब आपको जिसके पास पहुंचना है आप उसकी बात मानोगे। अगर आप किसी के घर पे जाते हो, सपोज ए बंदा था एक और एक बंदा बी था, अगर ए ने बी के घर पे जाना है तो वो बी की बात मानेगा ना, बी जो करेगा वो बी को फॉलो करेगा कि हाँ भाई मैं तेरे बी जो बोलेगा कि जो डायरेक्शंस बताएगा ए उसी को फॉलो करके उसके घर पे पहुंचेगा, नहीं तो वो कैसे पहुंचेगा। इसलिए जिसके पास हमने जाना है हम उसकी ही बात मानेंगे। देखो, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट ऊपर लेते हो, फिर आप कॉस्ट अकाउंट के पास जाना चाहते हो, आप कॉस्ट अकाउंट का रूल फॉलो करोगे। और अगर आप कॉस्ट अकाउंट्स को ऊपर लेते हो, आप फाइनेंशियल अकाउंट के पास जाना चाहते हो, तो फिर आप फाइनेंशियल अकाउंट्स का रूल फॉलो करोगे। सो बेसिकली चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट कर दिया। जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। हमें यहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं दिए, अब हमने यहाँ पे लॉस दे दिए। उन्होंने हमें बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी है कि वर्क ओवरहेड्स गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स, उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, स्टोर एडजस्टमेंट दिया, सब कुछ गिवन है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। और जब हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाएंगे तो हमारा क्या फॉर्मेट होगा, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, देन इसके बाद क्या करेंगे, हम अपना वैसे सेम फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ पे जो हम अमाउंट लिखेंगे टोटल कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे जो हमारे लाइक वर्किंग नोट्स में हम लिखते हैं, अलग अलग से शो करते हैं क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, उसको लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे छोटी करके स्क्रीन यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन को अटैच कर देती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे एक बार क्या किया है, क्वेश्चन को अटैच भी कर दिया। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो हम चलो वैसे पीछे से ही चलते हैं। देखो हमें क्या दिया, नेट लॉस दिया है एज़ पर कॉस्ट अकाउंट्स, और हमें क्या दिया, नेट लॉस दिया एज़ पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो मैं भी पहले क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ रिकन्सिलेशन में नेट लॉस जो मेरे को गिवन है, नेट लॉस एज़ पर कॉस्ट अकाउंट्स, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। नेट लॉस क्या दिया मेरे को कॉस्ट अकाउंट्स में, दैट इज़ गिवन 344800। अब मेरे को बताया कि उन्होंने मेरे को ये दे दिया, उसके बाद मुझे उन्होंने दिया है नेट लॉस एज़ पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब मेरे को कहाँ पे पहुँचना है, मेरे को पहुँचना है नेट लॉस एज़ पर फाइनेंशियल अकाउंट्स पे, दैट इज़ गिवन टू मी। कितना दिया हुआ है मेरे को, 4,32,890, 4,32,890। तो मेरे को इससे यहाँ पे पहुँचना है। तो कुछ आइटम्स ऐसी होंगी अब जो मेरे को फाइनेंशियल अकाउंट्स में दी होंगी और कॉस्ट अकाउंट में नहीं दी होंगी, तो मैं क्या करूँगी, प्लस माइनस करूँगी। पर किसके हिसाब से करूँगी, मैंने कॉस्ट अकाउंट से किसके पास पहुँचना है, फाइनेंशियल अकाउंट्स के पास पहुँचना है। तो मैं फाइनेंशियल अकाउंट की बात मानूंगी कि जो इसने प्लस किया है प्लस कर दूँगी, जो इसने माइनस किया है उसको मैं माइनस कर दूँगी। चलो करते हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने मेरे को दिया है कि वर्किंग ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स 6240, कि कुछ वर्किंग ओवरहेड्स थे
जो अंडर रिकवर थे कॉस्ट अकाउंट्स में, मतलब कि मैंने कॉस्ट अकाउंट्स में जो मेरे वर्किंग ओवरहेड्स थे, अब जो मेरे वर्किंग ओवरहेड्स से क्या था कि कॉस्ट अकाउंट्स में मैंने कम माइनस करे हुए थे, अंडर रिकवर्ड थे कि मैंने अपने जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें कम माइनस करे हुए हैं, पर मैंने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो वर्किंग एक्सपेंसेस का खर्चा था वो मैंने ज़्यादा माइनस किया होएगा। तो मैंने अगर कॉस्ट अकाउंट में कम माइनस किया तो मैं क्या करूँगी, फिर मैं क्या करूँगी, जो वर्किंग ओवरहेड्स जो मैंने कम माइनस किए हुए थे उसको मैं क्या करूँगी, ज़्यादा माइनस कर दूँगी। तो मैं क्या लिख दूँगी, लेस वर्क ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। अब उसको मैं ज़्यादा को माइनस कर दूंगी। वो कितने गिवन है मेरे को, 6,240। उसके बाद मेरे को क्या गिवन है, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स की जो डेप्रिसिएशन थी वो मैंने कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा चार्ज की हुई है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन मैंने फाइनेंशियल अकाउंट में कम चार्ज की होगी। अब मैंने कॉस्ट अकाउंट में डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज की है, फाइनेंशियल अकाउंट में कम की है, तो कॉस्ट अकाउंट में भी डेप्रिसिएशन कम करने के लिए मैं क्या करूँगी, डेप्रिसिएशन जो मैंने ज़्यादा चार्ज की हुई है उसको ऐड कर दूँगी। तो लिखूँगी डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। कितनी ओवर चार्ज की हुई है, 2600, वो भी हमको गिवन है। देखो दोबारा से बता रही हूँ कि वर्किंग ओवरहेड्स थे जो अंडर रिकवर्ड थे कॉस्ट अकाउंट में, मतलब मैंने अपनी कॉस्ट शीट में जो मेरे पास वर्किंग एक्सपेंसेस थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स थे, कम माइनस कर रखे थे। पर जो मेरे पास मेरा फाइनेंशियल अकाउंट्स है, इसका मतलब मैंने उसमें ज़्यादा माइनस कर रखे हैं अपने वर्किंग एक्सपेंसेस, जो मेरे फैक्ट्री का खर्चा आ रहा है वो ज़्यादा माइनस किया हुआ है। मैंने कॉस्ट अकाउंट्स के पास से कहाँ पहुँचना है, फाइनेंशियल अकाउंट्स तक। तो मैंने बोला था जिसके पास मैंने पहुँचना है मैं उसकी बात मानूंगी। फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज़्यादा माइनस किए हुए हैं तो मैं क्या करूँगी, कॉस्ट अकाउंट में भी ज़्यादा माइनस कर दूँगी। उसके पास उन्होंने बोला कि डेप्रिसिएशन मैंने ज़्यादा चार्ज की हुई है जो मेरी कॉस्ट शीट है उसमें, पर जो मेरी फाइनेंशियल खाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था मेरा, उसमें मैंने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की हुई थी। मैंने पहुंचना किसके पास था, प्रॉफिट एंड ये फाइनेंशियल अकाउंट के पास पहुंचना है। तो अगर मैंने फाइनेंशियल में कम चार्ज की हुई है तो जो मैंने उसमें कॉस्ट अकाउंट में ज़्यादा चार्ज किया है वो मैं प्लस कर दूंगी कम करने के लिए, तो उतने से ही मैंने डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया। उसके बाद मेरे पास क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 17,500। अब जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आता है वो मेरा प्रॉफिट होता है, मैं ऐड करती हूँ उसको, किस में ऐड करती हूँ, फाइनेंशियल अकाउंट्स में। कॉस्ट शीट में तो मैं उसका कुछ शो ही नहीं करती। तो मैं क्या करूँगी, इसमें जो मेरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स है मैं फाइनेंशियल अकाउंट में ऐड करती हूँ, तो मैं क्या कर दूँगी यहाँ पे अपनी कॉस्ट अकाउंट्स में भी ऐड कर दूँगी। जो मैं क्या लिखूँगी फिर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। तो मैं कितने लिख दूंगी, 17,500। ये भी गिवन है कि भाई मैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन जो इन्वेस्टमेंट है, मेरा प्रॉफिट है, मैं उसको ऐड करती हूँ, पर मैंने उसमें नहीं कर रखा हुआ तो मैं क्या करूँगी, कॉस्ट अकाउंट्स में ऐड कर दूँगी अपना प्रॉफिट। उसके बाद देखो क्या गिवन है मेरे को, उसके बाद उन्होंने मेरे को दिया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स थे उसको मैंने ओवर रिकवर किया हुआ है, मतलब उसका कम ज़्यादा खर्चा डाला हुआ है मैंने अपने जो कॉस्ट अकाउंट्स है उसमें, पर फाइनेंशियल अकाउंट्स में उसका खर्चा कम है। अब मेरा फाइनेंशियल अकाउंट्स में खर्चा कम है तो उसके खर्चे को जो मैंने ओवर डाला हुआ है कॉस्ट अकाउंट में, कम करने के लिए मैं क्या कर दूंगी, फिर से मैं दोबारा से क्या करूँगी, ऐड कर दूंगी अपने। यहाँ पे मैंने खर्चा कम करना है तो मैं क्या लिखूँगी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। भी मैंने खर्चा ज़्यादा डाला हुआ था पर जो मेरे फाइनेंशियल अकाउंट थे उनमें खर्चा कम था। अब मैंने फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात माननी है तो मैंने खर्चा कम डालना है, तो मैं यहाँ कर दूंगी प्लस कर दूंगी। तो मैंने क्या कर दिया, 2600 प्लस कर दिए। उसके बाद उन्होंने क्या क्या, गुडविल रिटर्न ऑफ। अब गुडविल राइट ऑफ करती हूँ मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में, मतलब मैंने गुडविल डेबिट की होगी, माइनस की होगी फाइनेंशियल अकाउंट्स में, पर कॉस्ट अकाउंट में मैंने की नहीं हुई। तो अगर मेरी फाइनेंशियल अकाउंट में मेरी गुडविल माइनस है तो मैं अपने कॉस्ट अकाउंट में भी वो माइनस कर दूंगी। तो मैं करूँगी गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो कितना मेरी गुडविल थी, 92,000 की, तो मैंने वो डाल दी। उसके बाद मेरे को क्या दिया हुआ है, स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंट। अब उन्होंने मेरे को दे दिया कि कुछ स्टोर की ऐसी एडजस्टमेंट थी जो मैंने क्रेडिट कर रखी थी फाइनेंशियल अकाउंट्स में, मतलब मैंने अपने फाइनेंशियल अकाउंट में वो क्रेडिट साइड है तो प्लस की होगी, फिर मैंने वो अपने कॉस्ट शीट में तो स्टोर की एडजस्टमेंट प्लस नहीं की होगी, तो मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी यहाँ पे भी स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो कितने से है, 960 से, तो मैंने 950 से
तो मैंने कितने किया 950 ऐड कर दिए। उसके बाद उन्होंने मेरे को क्या दिया है कि डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। अब अगर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की है अपनी फाइनेंशियल अकाउंट में तो मैंने माइनस की होगी, ऑब्वियसली अपने फाइनेंशियल के खाते में से मैंने माइनस की होगी। इसका मतलब मैंने कॉस्ट अकाउंट में से वो माइनस नहीं की। अगर फाइनेंशियल में से माइनस की होगी डेप्रिसिएशन तो फिर मैं कॉस्ट में भी कर देती हूँ। डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब मैंने जिसके पास जाना है मैंने उसकी बातें माननी है। तो इसका क्या होएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास 13,500। तो इसका टोटल मेरे पास क्या हो गया, इसका टोटल हो गया मेरे पास 1,11,740। और इसका टोटल क्या हो गया फिर मेरे पास, ये यहाँ पे बंद हो गया। इसका टोटल मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे को यहाँ पे पहले गिवन था, ठीक है। इसका टोटल मेरे पास आया 4,56,540। उसके बाद इसका टोटल मेरे पास क्या होगा 23,06,50। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऑपोजिट आएंगे आपके। एक मिनट दोबारा लिखती हूँ। तो जो मेरा लॉस हुआ मैंने ऑपोजिट वैल्यूज़ लिख दी थी। तो ये क्या आएगा मेरा 23,650। उसके बाद जो ये ऐड ऑन करके मेरा आया, ये आया 4,56,540। तो जब आपको या आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये आनी चाहिए जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, जो कि है हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स। एज पर इतनी वैल्यू आनी चाहिए जो कि हमें गिवन है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स की हमारी इतनी वैल्यू थी। तो दिस इज़ आर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। दिस इज़ सो इजी चैप्टर। इसमें बस आपको जिसके पास जाना है उसकी बात माननी है। thus this chapter is completed. Thank you so much. If you like this video, like, comment and subscribe.